Mahesh Kumar here. Today our third class and our topic is आज का टॉपिक है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। जैसा कि पहले अपन ने डिस्कस किए थे सारे टॉपिक भोजन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। भोजन के सारे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया अपन ने। तो वहाँ पर अपन ने देखा था कि भोजन क्यों जरूरी है एक अच्छी हेल्थ के लिए। वहाँ पर एक टॉपिक है, तो अपन भोजन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। भोजन के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, खनिज लवण, विटामिन, लास्ट में एक रह गया था जल के बारे में। आप जानते हैं भोजन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं अपन टॉपिक माल न्यूट्रिशन, कुपोषण क्या होता है। भोजन में भोजन के पोषक तत्वों में होने वाली कमी, जिसके फलस्वरूप शरीर में कुछ विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है या कुछ बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है, उसे अपन कहते हैं कुपोषण। ठीक है, उसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन, मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण में कमी। इसे अपन कहते हैं माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण में कमी को अपन कहते हैं कुपोषण। अब देखो कुपोषण जो होता है वो भी दो तरह का हो सकता है। कैसे भाई, पोषक या पोषण में कमी या पोषक तत्वों की मात्रा में कमी, एक ही बात है। इसे अपन कहते हैं कुपोषण। अब ऐसा भी हो सकता है कि या तो इनमें कमी हो, पोषक तत्वों की मात्रा में कमी हो, या फिर अपन जो भोजन ले रहे हैं वो ज्यादा ले रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, तो उसे ये तो इसे अपन बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। यहाँ पर कहते हैं मान लो अगर पोषण में कमी है तो उसे एक और वर्ड है यहाँ पर, उसे कहेंगे अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब कमी है, पोषक तत्व में कमी है, भोजन में पोषण में कमी है। लेकिन उसका उल्टा आप जरूरत से ज्यादा भोजन ले रहे हो, जरूरत से ज्यादा भोजन ले रहे हो तो वो भी समस्या है, उसे अपन कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन यानी पोषण में ज्यादा अतिरिक्त अपन जो पोषण ले रहे हैं उसे कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन या पोषण की अधिकता, और उसके कारण कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखो कौन कौन सी समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है वो देखते हैं अपन। पहले पढ़ेंगे अपन लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण में कमी, यानी कुपोषण में कौन कौन से रोग आते हैं इंपॉर्टेंटली उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए आप, कुपोषण जो होता है मुख्य रूप से दो टाइप का होता है। पहला है, इसमें अब देखा जाए माल न्यूट्रिशन टू टाइप्स। पहला तो हमने देखा अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा हमने बात की थी ओवर न्यूट्रिशन। मतलब पोषण में कमी, पोषण में अधिकता। अब पोषण में कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं अपन को, तो पहला जो है वो है क्वाशियोरकर, और एक और दूसरा है वो है मेरास्मस। अब देखो पहला तो मतलब पढ़ रहे हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरह का होता है, अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा है ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है, क्वाशियोरकर और मेरास्मस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, ये जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण है मुख्य रूप से। ज़्यादातर जो बात आती है इसमें, कुपोषण वैसे सबका होता है, लेकिन यहाँ पर विटामिन कुपोषण अलग होता है, खनिज कुपोषण अलग होता है। खनिज के बारे में बात कर चुके हैं और विटामिन के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो मुख्य रूप से बात करें इसके बारे में तो ये है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ बात कर रहे हैं क्वाशियोरकर और मेरास्मस, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, अर्थात ये प्रोटीन कुपोषण में आते हैं। तो इसे अपन पढ़ेंगे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, यानी इसे पढ़ेंगे अपन प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, तो प्रोटीन कुपोषण होता है वो दो तरह का होता है, अंडर न्यूट्रिशन वो दो तरह का होता है। पहला है क्वाशियोरकर, दूसरा है मेरास्मस। अब क्वाशियोरकर क्या है और मेरास्मस क्या है, इनके बारे में दोनों के बारे में अलग अलग से देखेंगे अपन। तो यहाँ तक क्लियर। पहला होता है क्वाशियोरकर, दूसरा होता है मेरास्मस, और दोनों के बारे में देखते हैं।
पहला, क्वाशियोकर जो है कुपोषण का एक प्रकार है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है जब भोजन में प्रोटीन की जरूरत से ज़्यादा कमी हो, बहुत ही ज़्यादा कमी है, अगर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है शरीर में। इम्पोर्टेंट मैं बता दूं आपको, ये जो कुपोषण जो होता है दोनों ही प्रकार का जो होता है, चाहे वो क्वाशियोकर हो चाहे मैरास्मस हो, बच्चों में ज़्यादा होता है, या 0 से मान सकते हैं अपन भी 0 से 5 साल तक के ग्रुप में, 5-6 साल 6 मान सकते हैं मैक्सिमम। तो ये जो बच्चों का जो समूह होता है 0 से 5-6 साल, 5-6 साल का, उनमें ज़्यादा होता है और प्रोटीन की सर्वाधिक जरूरत उनको होती है उस टाइम पर वृद्धि और विकास के लिए। तो मेन जो है क्वाशियोकर जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है प्रोटीन की। तो क्या होता है, उसे कहते हैं अपन क्वाशियोकर। वो इसमें होता क्या है, छोटा जो बच्चा होता है उसका शरीर बहुत कमज़ोर होता है, कमजोरी पहला लक्षण है उसका। दूसरा है सूजन, चेहरा जो उसका चेहरा है शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ होता है। यहाँ उसका देखो क्योंकि मुंह पे बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, उसका मुंह चंद्रमा की तरह होता है, चंद्रमा की तरह गोल गोल दिखाई देता है। मतलब इसे बोलते हैं मून फेस, बोलते हैं कई बार मून फेस, यानी चंद्रमा की तरह गोल गोल मुंह दिखाई देता है। तो एक क्वाशियोकर की उसका लक्षण है प्रोटीन की कमी से होता है। पहली बात, प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण है कमजोरी, सूजन, या चंद्रमा की तरह मुंह, मान लो मून फेस, ऐसा सूजा हुआ दिखाई देता चेहरा। और तो त्वचा जो होती है, त्वचा का पीला होना, पीला धब्बेदार, धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं त्वचा पर, ऊपर लिखता हूँ उसको यहाँ पर। त्वचा का धब्बेदार होना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण है क्वाशियोकर जो होता है भोजन में प्रोटीन की कमी या प्रोटीन कुपोषण से होता है, प्रोटीन के कुपोषण से होता है। और इसमें जो मुख्य जो लक्षण है प्रोटीन की कमी से होने वाले हैं, कमजोरी आएगी शरीर में, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का काम होता है जो अपने जो अंतराकोशिकीय और जो बाह्यकोशिकीय जो द्रव होते हैं उनमें जो बैलेंस बनाने का काम होता है। इसलिए जो कोशिकाओं का जो अंदर का जो द्रव होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड जो होता है वो बाहर आ जाता है उसमें से, इसलिए इंटरस्टिशियल स्पेस में वो आ जाता है, इसलिए वो पूरे शरीर में या चेहरे में सूजन नजर आती है अपन को। तो वो एक इम्पोर्टेंट कारण है, क्योंकि वो जो सारा काम है प्रोटीन करता है, और प्रोटीन नहीं है शरीर में तो उसकी कमी से वो सूजन शरीर में आएगी। कमजोरी होती है क्योंकि कुपोषण है इसलिए उसमें कमजोरी आएगी। चंद्रमा की तरह मतलब चेहरा चारों तरफ से सूजा हुआ दिखाई देता है, तो उसे अपन बोल सकते हैं मून फेस। त्वचा का धब्बेदार होना, त्वचा जो होती है बिल्कुल एक तरह से पीली पीली आती है, फिर धब्बेदार संरचना नजर आती है। ये क्वाशियोकर के जो कुछ प्रमुख लक्षण है ये। तो ये क्वाशियोकर जो है अपन पढ़ रहे हैं प्रोटीन कुपोषण का पहला प्रकार है, इसमें ये समस्याएं होती है। वही समस्या ये है, इसमें बालों का रंग थोड़ा अलग टाइप का होता है, इसमें बाल थोड़ा बालों का जो नॉर्मल जो कलर जो संरचना है या मान लो उनका रंग है अगर आकृति है तो थोड़ा अलग टाइप से नजर आता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण होता है इसका। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये पहला होता है क्वाशियोकर, ये प्रोटीन कुपोषण का पहला प्रकार है, प्रोटीन कुपोषण का पहला प्रकार है क्वाशियोकर। यहाँ पर अपन देख रहे हैं इसके प्रमुख लक्षण ये है, ठीक है। दोनों ही रोग चाहे क्वाशियोकर हो चाहे मैरास्मस, दोनों ही मुख्य रूप से बच्चों में होते हैं, ठीक है। एक क्वाशियोकर हो गया। दूसरी बात करते हैं अपन मैरास्मस की। मैरास्मस जो रोग होता है वो भी प्रोटीन कुपोषण का प्रकार है, दूसरा प्रकार है। अभी ये इसमें क्या होता है, देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रोटीन की कमी से भी ये होता है क्वाशियोकर। प्रोटीन की कमी यहाँ भी होगी मैरास्मस में, लेकिन साथ साथ दूसरी बात है यहाँ पर प्रोटीन प्लस ऊर्जा, ऊर्जा यानी ऊर्जा का मात्रा का पता है कैलोरी, सर ये प्रोटीन प्लस ऊर्जा इन कैलोरी दोनों की कमी, दोनों की कमी होती है यहाँ पर मैरास्मस में। प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है शरीर में। आप बताओ तो प्रोटीन की कमी में इतनी सारी समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो बताओ जब शरीर को ऊर्जा भी नहीं मिल पा रही है तो बताओ शरीर ज़्यादा कमजोर होगा नहीं होगा? क्वाशियोकर से ज़्यादा कमजोरी इसमें आएगी नहीं आएगी? तो पहला लक्षण इसका ये होगा अत्यधिक कमजोरी,
दूसरा है इसमें जो शरीर जो होता है कुछ ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से केवल हड्डियों का ढांचा नज़र आता है। इसमें हमने पढ़ा था कि प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों ही कमी हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आती है, मतलब शरीर हड्डियों का ढांचा नज़र आता है, शरीर का हड्डियों के ढांचे की तरह नजर आना। क्योंकि ज़्यादा कमजोरियाँ, कैलोरी नहीं मिल पा रही है, ऊर्जा बिल्कुल नहीं मिल पा रही है शरीर की जो जैविक क्रियाओं के लिए, तो शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इतनी कमजोरी आती है शरीर में। हड्डियों शरीर जो होता है हड्डियों को ढांचे की तरह नज़र आता है। उसके अलावा त्वचा बिल्कुल कांतिहीन हो जाती है, त्वचा जो होती है बिल्कुल कांतिहीन, मतलब कोई चमक नहीं होती है उसमें, कोई ग्लो नहीं होता है उसमें, त्वचा कांतिहीन मतलब बिल्कुल एक अलग कलर की नज़र आती है, मतलब जैसे कह सकते हैं अपन की बहुत ज़्यादा कमज़ोर त्वचा होती है, सूखी सूखी त्वचा हो जाती है, कोई इसमें ग्लो नहीं है, कोई मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल बेकार सी नज़र आती है वो। तो त्वचा का कांतिहीन होना। आँखें जो होती है, आँखें जो होती है वो एक तरह से धसी हुई नज़र आती है, आँखों का बाहर निकला हुआ दिखाई देना। आँखों का बाहर निकला हुआ दिखाई देना इसका कोई लक्षण है। जैसे कमजोरी शरीर के हड्डियों को ढांचे की तरह नजर आना, त्वचा का कांतिहीन होना, और उसके अलावा एक और है दस्त, बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है, ऊर्जा की कमी, कैलोरी की कमी, प्रोटीन कमी, इसलिए बच्चे में ज़्यादा दस्त की मात्रा ज़्यादा नजर आती है। हाँ, दस्त जो अपने पौष्टिक और बड़ा भावी होते हैं बच्चों में इसमें प्रोटीन कुपोषण में, लेकिन उसकी ज़्यादा गंभीर जो स्थिति होती है वो यहाँ देखी जाती है मरासमस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण थे, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर पढ़ा था प्रोटीन कमी से होता है, ये होता है प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। मरासमस है वो क्वाशियोर करें, प्रोटीन की कमी होगी वहाँ पर तो चेहरा सूजा हुआ दिखाई देगा, शरीर में सूजन आएगी, उसके अलावा उसमें चंद्रमा की तरह चेहरा दिखाई देगा, कमजोरी होगी। और उसके अलावा यहाँ की इसकी बात करें मरासमस की, तो प्रोटीन प्लस ऊर्जा यानी कैलोरी दोनों की कमी होती है इसमें, तो इनकी दोनों की कमी होती है। तो उसके बाद में शरीर हड्डियों के ढांचे की तरह रहता है, बहुत ज़्यादा कमजोर रहता है शरीर। त्वचा का कांतिहीन होना, आंखों का बाहर निकला दिखाई देना, और दस्त, अत्यधिक दस्त होना। ओवर न्यूट्रिशन मतलब पोषण की अधिकता। अब बताओ पोषण की अधिकता होगी तो क्या होगा? पोषण की अधिकता होगी तो सीधी सी बात है, पोषण ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो जो भी अतिरिक्त ऊर्जा है, वसा है, प्रोटीन वगैरह है वो शरीर में जमा होगा, शरीर में जमा होगा सीधी सी बात है मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ेगा, मोटापा खुद एक समस्या नहीं, समस्याओं की जड़ है। मोटापा बढ़ने से जो ज़्यादा समस्या होती है, बहुत सारी समस्याओं का कारण है मोटापा, जैसे कहते हैं अपन ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। तो ये ओवर न्यूट्रिशन के कारण होता है, पोषण की अधिकता के कारण क्या होता है? ओबेसिटी या मोटापा, ये खुद एक बड़ी बीमारी है, बड़ी समस्याओं की जड़ है। तो इसका एक वो है कि भाई मोटापा किसे कहेंगे अपन? अब मान लो भाई मोटापा सभी को मोटा नहीं कह सकते अपन, तो मोटापा किसे कहते हैं? तो इसका यहाँ पर एक तरीका है कि आप ज़्यादा मोटे हो ज़्यादा पतले हो, तो देखते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है BMI। BMI का नाम का एक फॉर्मूला है, मतलब एक तरह से इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मतलब शरीर, मास मतलब भार, इंडेक्स मतलब सूचकांक, शरीर भार सूचकांक। शरीर का जो भार होता है, शरीर की लंबाई होती है, उनका जो अनुपात निकाला जाता है, उससे जो मान आता है उसके आधार पर हम पता करते हैं कोई व्यक्ति मोटा है, पतला है या ज़्यादा मोटा है, ठीक है, या सामान्य है, तो उसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। देखो BMI का फॉर्मूला है, सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे जो अपना जो वेट है, वजन जो होता है वो होता है किलोग्राम में, और जो हाइट अपनी जो होती है उसका सेंटीमीटर स्क्वायर वर्क करते हैं अपन,
सेंटीमीटर, उसका सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट यदि वो सेंटीमीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर का फिर क्या करते हैं वर्ग। तो ये इसका फॉर्मूला BMI का फॉर्मूला वेट जो होता है किलोग्राम में बटे हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसका जो मान आता है उसके आधार पर अपन निकालते हैं BMI कि भाई इसका कोई व्यक्ति पतला है, सामान्य है, मोटा है। अब इसका मान देखो, अगर 18.5 से कम आ रहा है, यानी लेस देन 18.5, लेस देन 18.5 कम आ रहा है, अगर 18.5 से अगर कम आ रहा है किसी व्यक्ति का BMI, तो उसे अपन बोल सकते हैं अंडर न्यूट्रिशन। मतलब पोषण में कमी मान सकते हैं, वो आदमी को पतला मान सकते हैं अपन, या कोई कुपोषित मान सकते हैं। अगर वो आ रहा है ग्रेटर देन 18.5 से आ रहा है, मान लो 23.4 तक आ रहा है, 23 या 24.4 तक आ रहा है, तो उसे अपन मान सकते हैं नॉर्मल पर्सन, यानी सामान्य व्यक्ति। हिंदी भी ले सकते हैं यहाँ पर, ये कुपोषित मान सकते हैं इसको, ये सामान्य मान सकते हैं इसको। अब मान लो किसी का जा आ रहा है ग्रेटर देन 24.5, तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे ओबीज पर्सन, ओबीज या मोटापा, ओबेसिटी। और ये जो है वो हानिकारक, इसलिए सिंपल सी बात है, आप अपने वेट का और हाइट का जो अनुपात निकलता है उसका इस तरह से मान के आधार पर पता लगा सकते हैं मोटापा है या नहीं है, समस्या है या नहीं है। तो इसके बारे में याद रखें, BMI क्या है, BMI का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, फॉर्मूला क्या है, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाई हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो मान आता है ये लेस देन 18.5 है तो अंडर न्यूट्रिशन यानी कुपोषित है व्यक्ति, यानी कुपोषण है। ग्रेटर देन 18.5 से और यहाँ पे 24.4 मतलब 24.4 के बीच में आ रहा है, तो वो है, चाहे वो 20 आ भले 20 आ, तो ये आएगा नॉर्मल पर्सन, सामान्य व्यक्ति है। उसके अलावा ग्रेटर देन 24.5, इससे ज़्यादा है, मतलब 25 किलो आ रहा है मान लो, तो ये क्या है, वो 20% है, ये मोटा पर्सन माना जाएगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया BMI। अब इसके बारे में टॉपिक बात करते हैं। अपन ने जब भोजन के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे एक टॉपिक छूट गया था अपना, लास्ट में आता था जल, वाटर के बारे में बात कर रहे थे अपन। जैसे मैंने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, लास्ट में था जल के बारे में बात करेंगे। एक स्वच्छ जल का जरूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए, कैसा होना चाहिए वो जल, उसका क्या क्या विशेषताएं होती है, और जल के द्वारा कौन सी बीमारियां हो सकती है अपन को। इसका अपना जो टॉपिक था उसका नाम यही था, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। उसमें हम पढ़ेंगे वाटर यानी जल। एक स्वच्छ जल कैसा होना चाहिए, जो अपना जो पेयजल होता है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। उसमें कुछ भी पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, नो विजुअल पार्टिकल्स, मतलब उसमें कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए अपन को देखने पर, कुछ भी उसमें नजर नहीं आना चाहिए, कोई गंदगी वगैरह, कोई मिट्टी वगैरह, पेड़ पौधे, पत्तियों के कुछ अंश वगैरह कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। पीने लायक जो पानी होता है स्वच्छ होता है, देखने में बिल्कुल क्लीन नजर आता है। नो विजुअल पार्टिकल्स, मतलब उसमें कोई भी अशुद्धि आपको नजर नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा अगर उसकी जांच करें अपन, तो उसका जो pH है वो 7 होना चाहिए, नॉर्मल जो pH होता है वो 7। पीएच के बारे में पढ़ेंगे अपन, पीएच का टॉपिक आएगा। पीएच क्या होता है, किसी पदार्थ की अम्लता है, क्षारकता को नापने के लिए एक स्केल होता है, उसमें सबका मान आता है, और जो मान होते हैं 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 होता है वो उदासीन होता है, और 7 से उच्च तक होता है वो क्षारीय होता है। विस्तार से बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर याद करें सामान्य जल का जो पीएच होता है वो 7 होना चाहिए नॉर्मल, अगर इतना है तो वो पीने योग्य जल है। ठीक है, तो ये स्वच्छ जल की विशेषताएं होती है कुछ। अब देखो बहुत ही जरूरी है, जल जीवन का वैसे आधार है, बेसिक थिंग है लाइफ के लिए। तो लेकिन फिर भी मान लो ये ऐसा स्वच्छ जल होना चाहिए पीने के लिए, उसमें कोई भी गंदगी या शुद्धि नजर नहीं आना चाहिए, नो विजुअल पार्टिकल्स, स्वच्छ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन देखने पर। पीएच उसका 7 होना चाहिए नॉर्मली। अच्छा, उसमें कोई वैसे नॉर्मल कोई अलग से कोई टेस्ट ऐड नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वाद नहीं आता है स्वच्छ जल में। इसका मतलब कुछ भी अगर एक्स्ट्रा टेस्ट आ रहा है, स्वाद आ रहा है, तो मतलब पानी पीने लायक नहीं हो सकता है। अब देखो ये तो हो गया वाटर जल। अब इसकी वजह से कौन सी बीमारियाँ होती है, तो बीमारियाँ कई तरह की होती है। पहली होती है विषाणु जनित, दूसरी होती है जीवाणु जनित, विषाणु की बात करें तो वायरस, जीवाणु की बात करें तो बैक्टीरिया, और या फिर अगला बात करें अपन कृमि जनित।
कृमि के द्वारा धोने वाली है। तो ये सारी बीमारी होती है जल के द्वारा फैलती है। अगर हम अशुद्ध जल का सेवन कर रहे हैं तो बीमारियाँ हो सकती हैं आपको, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारियाँ, जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियाँ या कृमि के द्वारा होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी लगती है? विषाणु के द्वारा एक एक उदाहरण लेते हैं अपन। इसके यहाँ पर मान लो पीलिया है, जॉन्डिस है। बीमारियाँ जो होती है विषाणु जनित पानी के सेवन से होती है, दूषित जल का सेवन करते हैं। जैसे जीवाणु जनित जैसे मान लो हैजा है, टाइफॉइड है, बैक्टीरिया या जीवाणु वजह से होती है। तो ये सब अशुद्ध जल के सेवन से होती है। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पर कि अशुद्ध जल के सेवन से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है या जीवाणु जनित बीमारी को नाम लिखिए, कोई बताइए। हैजा, टाइफॉइड है, विषाणु जनित पीलिया है। कृमि जनित बहुत सारे कृमि होते हैं, उसमें कई तरह के होते हैं। जैसे गोल कृमि होते हैं, फीता कृमि होते हैं, बहुत सारे कृमि होते हैं। अब इनकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। एक इम्पोर्टेंट बीमारी का नाम है यहाँ पर, वो है, उसे कहते हैं अपन बाला या नाड़ू रोग। बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है ये होने पर, बाला या नाड़ू रोग, जो कि एक कृमि के कारण होता है। कृमि जनित रोग है ये। तो अपन दोबारा से बात करें वाटर के बारे में, जल के बारे में। जल की विशेषता क्या होनी चाहिए? एक सामान्य पेयजल की, तो वो स्वच्छ होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी अशुद्धि नजर नहीं आनी चाहिए, पीएच उसका 7 होना चाहिए, और उसमें और कुछ भी मान लो कोई भी स्वाद इसमें नहीं होना चाहिए अलग से। तो वो एक शुद्ध पेयजल होता है, उसकी विशेषताएँ। और उसकी वजह से मान लो दूषित जल का सेवन कर रहे हैं तो कौन कौन सी बीमारियाँ आपको हो सकती है? तो पहला देखिए उसमें विषाणु जनित, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीलिया है, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बोलते हैं इसको। दूसरा है जीवाणु जनित बीमारियाँ। जीवाणु मतलब वायरस की वजह से, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, और कृमि मतलब जो भी कुछ अलग से जो संरचनाएँ होती हैं, छोटे मोटे जीव होते हैं, जो उनके नाम अलग अलग आते हैं। गोल कृमि, पीता कृमि, फिर ये होते हैं पैरासाइट्स बोलते हैं इनको। तो इसकी वजह से एक इम्पोर्टेंट बीमारी है, उसका नाम है बाला या नाड़ू रोग। मैं अलग से लिखूंगा इसको, यहाँ पर बाद में देखिएगा इसको। तो ये कुछ बीमारियाँ हैं जो कि अशुद्ध जल के सेवन से होती है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट्स को वापस से कि ये बाला या नाड़ू रोग है क्या, किसकी वजह से होता है। बाला या नाड़ू रोग जो होता है, बाला या नाड़ू रोग, उसका रोग कारक का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ये एक परजीवी है, गोल कृमि होता है ये, वो जो कि यूज में पाया जाता है। उसका जो जीव होता है उसके शरीर में लार्वा होते हैं। जब व्यक्ति के संपर्क में आता है पानी, उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है त्वचा के रास्ते, और अंदर जाके वो परजीवी को फैला देता है। तो ये होता है बाला या नाड़ू रोग। इसका इम्पोर्टेंट लक्षण होता है, जहाँ से प्रवेश करता है हाथ की त्वचा से या पैर की त्वचा से, तो वहाँ पर बड़े बड़े फोले टाइप में छाले पड़ जाते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है वो। तो वो है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ये शुद्ध जल के सेवन के से ये होता है। तो ये आप यहाँ पर इनका नाम याद रखें, बाला या नाड़ू रोग का जो रोग जनक है वो क्या है, रोग कारक है वो क्या है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। इसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। तो इसकी वजह से होता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के बारे में, कि बाला या नाड़ू रोग के रोग जनक का नाम लिखिए। ये बाला या नाड़ू रोग क्या है, ठीक है। तो ये कुछ वाटर बोर्न डिजीज यानी जल जनित रोग हैं जो पढ़े इसके बारे में। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला। ये हो गया भोजन के बारे में सारा, भोजन के प्रभाव पढ़ लिया अपन ने, और कुपोषण पढ़ लिया अपन ने, कुपोषण के टाइप पढ़ लिए, प्रकार पढ़ लिए, क्वासियो का मरासमस पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद में अपन ने बीएमआई पढ़ लिया। अगला जो टॉपिक है वो है जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे मान लो तंबाकू उत्पाद, हानिकारक है क्यों?
तो तंबाकू उत्पाद शरीर के लिए हानिकारक है, पता है आपको। वो भी क्यों? क्योंकि तंबाकू जो है उसके सेवन से बहुत सारे रोग होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, तंबाकू क्यों हानिकारक है। तो उसमें देखते हैं। पहली बात तंबाकू के में क्या आता है, पहला कौन कौन से ऐसे नशीले पदार्थों में आते हैं, सब नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे अपन। पहला है खुद तंबाकू है। तंबाकू क्या है, तंबाकू का क्या नुकसान है, तंबाकू किस तरह से प्रभावित करता है अपने स्वास्थ्य को। और दूसरा है अफीम, इसमें आता है। और तीसरा जो इसमें आता है वो है अल्कोहल या शराब, अल्कोहल C2H5OH, अल्कोहल। इनके बारे में बात करेंगे। तंबाकू क्या है, अफीम क्या है, अल्कोहल क्या है, किस प्रकार से हानिकारक है शरीर के लिए। सही लड़ा पैन में अंदर ओए। तो देखते हैं यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर वापस से रिवाइड करते हैं। तंबाकू उत्पाद हानिकारक है क्यों शरीर के लिए, उसमें कौन कौन से आते हैं। पहला खुद तंबाकू है, दूसरा अफीम, अल्कोहल, शराब। इसके बाद तीनों के बारे में बात करें। हाँ, तो तंबाकू के बारे में बात करेंगे। पहले अपन तंबाकू क्या है, तंबाकू क्यों हानिकारक है, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अफीम, फिर पढ़ेंगे अल्कोहल, इनके बारे में पढ़ेंगे सब क्यों हानिकारक है। एक और आता है यहाँ पर, इसमें लास्ट में आता है LSD। इसका क्या आप याद रखिएगा, आप बताएंगे आपको, बाद में देखेंगे। ये सभी नशीले पदार्थ हैं और जो कि मानव स्वास्थ्य में इनका प्रभाव होता है। एक अनेक के बारे में जान पूछते हैं हमेशा कि तंबाकू क्या है, इसके शरीर क्यों हानिकारक है, इसमें क्या विशेषता है, अफीम क्या है, अल्कोहल क्या है, LSD क्या है, इनके दुष्प्रभाव क्या है। तो हाँ, तो वापस से करते हैं इसको। बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसमें, थोड़ा इसको सॉल्व किया जा रहा है। आपको कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक को देखते हैं अपन, यहाँ पर एक एक को डिस्कस करते हैं। तंबाकू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर तंबाकू का वैज्ञानिक नाम होता है निकोटीना टोबैको। निकोटीना टोबैकम तंबाकू का पादप का वैज्ञानिक नाम है। ये इम्पोर्टेंट याद रखें, हमेशा ये किसी पादप का वैज्ञानिक नाम पूछते हैं। तंबाकू के उत्पाद या पादप का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या है। तो ये तो उसका नाम हो गया, तंबाकू के पादप का नाम, वैज्ञानिक नाम टोबैकम, निकोटीना टोबैकम। अब इसका उपयोग क्या है, कैसे करते हैं, तो इससे कुछ एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं, एल्केलॉइड। अब एल्केलॉइड क्या होते हैं, एल्केलॉइड कुछ वैसे ऐसे पदार्थ होते हैं जो मानव शरीर में कुछ उपयोगी होते हैं, कुछ मानव शरीर की क्रिया को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनका उपयोग कुछ लोग करते हैं खाने पीने या सेवन में। तो एल्केलॉइड क्या है, वे कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से रासायनिक होते हैं, तो वो मानव शरीर की जो कार्यकी है उसको प्रभावित करते हैं, उन्हें कहते हैं एल्केलॉइड। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये कि एल्केलॉइड कौन कौन से प्राप्त होते हैं तंबाकू से। तो एक प्रमुख एल्केलॉइड है तंबाकू में, उसका नाम होता है निकोटीन। निकोटीन नामक एल्केलॉइड होता है वो तंबाकू से हमको प्राप्त होता है। तो ये जो एल्केलॉइड होता है तंबाकू से प्राप्त होता है उनका एल्केलॉइड, उसका नाम है निकोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत हानिकारक भी है अपने शरीर के लिए। क्यों हानिकारक है, हानिकारक इसलिए है कि तंबाकू में के पादप में एक एल्केलॉइड होता है, उसका नाम है निकोटीन। जब अपन इसका सेवन करते हैं तंबाकू का, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, धूम्रपान हो, या फिर वो गुटखा, तंबाकू, सुपारी, कत्था वगैरह जो कुछ भी हो, तो वो जब उसका अपन सेवन करते हैं उसका, तो वो क्या करता है, पहला एक बीमारी है, उसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस।
सबम्यूकस मतलब मसल्स, म्यूकस जो होती है, मतलब म्यूकस जो लेयर्स होती है अपने जो अपने अंदर गालों के अंदर की तरफ मुंह में जो होती है, मसल्स में मांसपेशियाँ होती है। फाइब्रोसिस का मतलब है कठोर होना। तो जबड़े की जो मांसपेशियाँ हैं लगातार गुटखे के सेवन करने से कठोर हो जाती है और अपना जबड़ा है वो ठीक से खुल नहीं पाता है। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा गुटखे का सेवन करते हैं, तम्बाकू का सेवन करते हैं, उनका मुँह ज़्यादा खुलता नहीं है इससे, है ना, थोड़ा खुलता नहीं है, जैसे कि सामान्य व्यक्ति का खुलता है। थोड़ा खोल के देखें तो 2 मिली मुश्किल से मुँह में जाएगी, उनका इतना सा मुँह खुलता है। तो वो देखा जाए तो वो है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। एक्चुअल में ऐसे कोई हंसने वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है वास्तव में ये एक समस्या है जो आप सब लोग जानते हैं इसको नॉर्मल, लेकिन इसका नाम आपको पता नहीं होगा। गुटखे तम्बाकू का अत्यधिक सेवन करने से मुंह की जो मांसपेशियाँ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा कठोर हो जाती है और जब जबड़ा ठीक से खुल नहीं पाता, इसे लोग का नाम कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो ये होता है तम्बाकू के कारण, तम्बाकू में निकोटीन होता है उसके कारण। पहला तो ये। दूसरा इसमें जो आता है वो है क्या नाम से, निकोटीन जो होता है, धमनियाँ होती है अपनी जो रक्तवाहिनियाँ होती है, धमनियों की जो सतह है उसको अंदर की जो सतह पर जम जाता है। ये धमनियों की सतह पर अंदर की तरफ जम जाता है। जब बताओ धमनियों की सतह पर अंदर, ये मान लो धमनियाँ अपनी आर्टरी है शरीर में रक्त को लेकर जाती है, बताओ उनके अंदर की सतह पर निकोटीन जम गया इस तरह से, बताओ इस तरह जम गया तो बताओ इसमें रक्त कैसे जाएगा भाई, रक्त को जाने में दिक्कत आएगी। रक्त जाएगा फिर तेज से जाएगा प्रेशर से, तो बताओ उससे बीमारियाँ होगी नहीं होगी, बीपी या ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की बीमारियाँ होगी क्या नहीं होगी, होगी, सीधी सी बात है। क्योंकि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, धमनियों और सिराओं में जो रक्त जिस प्रभाव से जाता है उसे 1BP कहते हैं, तो तेजी से जाएगा। और ये तो मानव शरीर में बीपी या ब्लड प्रेशर को बढ़ने का प्रमुख कारण ये निकोटीन हो जाता है। यदि एक और इसका जो नुकसान है वो ये है कि तम्बाकू के लगातार सेवन से निकोटीन जो होता है, क्योंकि उसमें अपनी जो हानिकारक जो गैस होती है धूम्रपान में वो होती है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड ये उत्पन्न होती है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये उस धूम्रपान के साथ में, उसके धुएं के साथ में शरीर के अंदर जाता है। और शरीर के जब अंदर जाता है तो ये क्या करता है, अपने जो ऑक्सीजन की जो परिवहन क्षमता होती है, RBC की जो ऑक्सीजन परिवहन क्षमता होती है उसको प्रभावित कर देता है। क्यों, ऑक्सीजन की जगह RBC है, RBC में ऑक्सीजन जुड़ती है वैसे नॉर्मली, हीमोग्लोबिन होता है H+O2 जुड़ता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ती है, लेकिन क्या करता है HB की जगह ये जुड़ता है, ये जुड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जो कि एक हानिकारक गैस है खुद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताओ हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी जो कि हानिकारक गैस है खुद, तो बताओ अपने शरीर में ऑक्सीजन कमी होगी नहीं होगी, ऑक्सीजन कमी होगी, तो ऑक्सीजन कमी होगी तो अपने शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होगी क्योंकि हानिकारक गैस है। तो ये मुख्य से नुकसान है, मुख्य तम्बाकू की वजह से जो होते हैं इनके बारे में पढ़ा अपन ने। एक्यूलेट होता है मुख्य से कौन सा होता है, निकोटीन। क्या नाम क्या है, निकोटीन ना, तो कम पहला रोग होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस, दूसरा होता है निकोटीन की वजह से धमनियों की सतह को होती है वो कठोर हो जाती है और उसी कारण से उनमें जो रुधिर है वो तेजी से बहता है, प्रेशर से दबाव से बहता है, उसी कारण से उसमें BP या उच्च रक्तचाप की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गैस उत्पन्न होती है धूम्रपान के दौरान वो अंदर जाती है शरीर में और ऑक्सीजन की जो परिवहन क्षमता होती है RBC की, लाल रक्त कणिकाओं की जो ऑक्सीजन परिवहन क्षमता होती है उसको वो कम कर देती है, इसलिए वो भी अपने लिए हानिकारक है। ये प्रमुख समस्याएं जो कि तंबाकू सेवन से ऊपर होती है, इसलिए तंबाकू सेवन अपन को नहीं करना चाहिए। तो तंबाकू का मानव स्वास्थ्य प्रभाव है, तंबाकू पर हानिकारक है, क्यों, इसका आंसर ये है। दूसरा हम पढ़ेंगे अफीम के बारे में। अफीम क्या है, अफीम क्यों हानिकारक है, अफीम किस तरह से प्रभावित करता है मानव स्वास्थ्य को। अफीम जो होता है उसका भी करेंगे नाम पेपर सोमनीफेरम। अफीम के उत्पादक का भैया के नाम पेपर सोमनीफेरम। और वही बात है, इसमें कुछ एल्कलॉइड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं इसके, वो इसमें अधिक ज़्यादा मात्रा में एल्कलॉइड होते हैं
लगभग 30 प्रकार के एल्कोलॉइड, 30 से भी अधिक प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं अफीम में। उनमें से जो कुछ है प्रमुख है वो इंपॉर्टेंट है वो ये है। पहला है मॉर्फिन, मॉर्फिन, कोडीन, पिपेवरीन, सोमनिफेरिन, मॉर्फिन, कोडीन, पिपेवरीन और सोमनिफेरिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड है जो कि अफीम से प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका कुछ उपयोग मानव हित में भी किया जाता है। बहुत सारे इनके उपयोग हैं, उपयोगी भी है। ये नहीं है कि सब कुछ हानिकारक है, कुछ उपयोगी में बनने उपयोग में अपने काम आते हैं। मेडिकल में दवाइयाँ इनसे कुछ बनती है, मानव स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव देते हैं, इसलिए इनका उपयोग अपन दैनिक जीवन में किया जाता है। तो वो इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं? मॉर्फिन, कोडीन, पिपेवरीन और सोमनिफेरिन। वैसे तो नशे के लिए सेवन किया जाता है इसका भी अफीम का, लेकिन वो एक अलग बात है क्योंकि वो भी नुकसानदायक है। उसमें लत की प्रवृत्ति हो जाती है, ज़्यादा सेवन करने से बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसके प्रभाव आते हैं, मस्तिष्क को प्रभावित करती है, हार्ट को प्रभावित करती है और बहुत सारी इसकी और समस्याएं हैं। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि इससे 30 प्रकार के एल्कोलॉइड प्राप्त होते हैं, लगभग 30 प्रकार के एल्कोलॉइड से प्राप्त होते हैं अपन को। उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है मॉर्फिन, कोडीन, पिपेवरीन और सोमनिफेरिन। यहाँ पर जो मॉर्फिन जो यहाँ पर एल्कोलॉइड है, मॉर्फिन का जो उपयोग हो रहा है वो दर्द निवारक दवाएं बनाने में किया जाता है। दर्द निवारक दवाइयाँ, पेन किलर्स जिनको बोलते हैं अपन, दवाइयों के निर्माण में जितनी भी आप दवाइयाँ लेते हो दर्द के लिए, वो सब में क्या आता है? मॉर्फिन। और दूसरा है कोडीन। कोडीन जो होता है उसका भी कई जगह दवाइयों में काम आता है। वो कैसे आता है? कोडीन जो होता है जैसे कफ सिरप जो होती है, खांसी की दवाइयाँ जो होती है उसमें जो ये कोडीन का उपयोग किया जाता है। कफ सिरप, पिपेवरीन, सोमनिफेरिन, इस तरह इनका उपयोग कई जगह दवाइयों में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मॉर्फिन, कोडीन, पिपेवरीन, सोमनिफेरिन कुछ प्रमुख एल्कोलॉइड हैं। अफीम के बारे में याद रखें। इस तरह से अफीम भी हानिकारक, क्योंकि इससे कई तरह की नशे की प्रवृत्तियाँ होती है, नशेकारी होते हैं लोग, इसलिए हानिकारक है। लेकिन कुछ उपयोगी बातें वो भी इसमें है, यहाँ पर याद रखें। अफीम के पादप विज्ञान में पेपेवर, सोमनिफेरम, लगभग 30 प्रकार के एल्कोलॉइड से प्राप्त होते हैं अपन को। उसमें मॉर्फिन, कोडीन, पिपेवरीन और सोमनिफेरिन प्रमुख इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन जो होता है एल्कोलॉइड है, इस एल्कोलॉइड का उपयोग दर्द निवारक दवाइयों का निर्माण किया जाता है। कोडीन का उपयोग कफ सिरप यानी जो खांसी की जो दवाइयाँ होती है उनमें किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में, अफीम के बारे में, इसके बारे में बात कर चुके हैं अपन। आगे देखते हैं। अब आगे अगला अल्कोहल है शराब। अल्कोहल, C2H5OH, एथिल अल्कोहल। इसका वैज्ञानिक नाम अल्कोहल। शराब जो है वो किस तरह से हमारे लिए हानिकारक उपयोगी तो है नहीं, सिंपल सी बात है। हानिकारक चीज़ें हैं। अल्कोहल, शराब का वैज्ञानिक नाम एथिल अल्कोहल, C2H5OH, एथिल अल्कोहल। अब ये किस तरह से हानिकारक है? शराब जो होती है उसका अत्यधिक सेवन से क्या होता है, अपना जो लीवर है, यकृत जो है, अपना जो लीवर या यकृत, वो कैसा रहता है? बसी यकृत, मतलब बड़ा इसका आकार बढ़ जाता है, क्योंकि फैट पर जब हमने जाता है तो वो हो जाता है बसी यकृत, लीवर का साइज बढ़ जाता है। लीवर जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, लीवर काम करना की क्षमता है वो कम हो जाती है, तो वो जो कि वो हानिकारक है। अल्कोहल की उपस्थिति में लीवर जो होता है वो क्या नाम से कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है, उस कार्बोहाइड्रेट को अमोनिया में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर जो उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, यूरिया बनता है, उसका अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम होता है इसका। यूरिया को शरीर करता है, लेकिन शरीर के बहुत सारे अंग काम करते हैं, तंत्र काम करते हैं, लेकिन अब उसको मान लो कार्बोहाइड्रेट जो है, मान लो उसको क्या कर देता है, या अमोनिया में बदलता है अल्कोहल की वजह से। ज़्यादा सेवन करेंगे, और आपको पता होना चाहिए अमोनिया जो एक अमोनिया पदार्थ होता है, अमोनिया, ये अमोनिया जो होता है एक बहुत ही हानिकारक पदार्थ है, और जो कि शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इससे आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये जो है लीवर या यकृत
का बस ये होना, इस तरह से अमोनिया का निर्माण होना, ये सब किस वजह से होते हैं? एथिल अल्कोहल की वजह से, शराब की वजह से। और सामान्य नुकसान आपको पता ही है, शराब की लत से व्यक्तियों का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, या उसका शारीरिक जो नियंत्रण है वो खत्म हो जाता है, और तो डिप्रेशन में जाते हैं, अवसाद हो जाता है व्यक्तियों को। मान लो वाहन चला रहे हैं शराब का सेवन करके, तो एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह और काफ़ी सारे नुकसान है। दूसरी बात ज़्यादा नहीं तो एक तरह से खुद का या पर्सनल, सामाजिक या मानसिक या पारिवारिक या आर्थिक नुकसान तो है ही है, शराब के सेवन से सारे नुकसान होते हैं। तो ये शराब के बारे में था, इस तरह से इसके नुकसान है। और इस तरह से ये मेन जो नुकसान है वो यही है, इसका लीवर या यकृत है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, बस यकृत हो जाता है, उसी कारण वो अब ये अमोनिया को सब्जी नहीं कर पाता है, और इस तरह से ये अमोनिया को यूरिया में नहीं बदल पाता है, इसलिए अमोनिया है वो क्या होता है, हानिकारक होता है शरीर के लिए, तो ये नुकसान होता है। ये अल्कोहल के बारे में, शराब के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद में टॉपिक बीच में भूल गए थे यहाँ पर, बीपी, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप या रक्तदाब क्या होता है, कैसे याद करते हैं इसको? तो रक्तचाप का मतलब सीधी सी बात अपने पढ़ा था अभी कि धमनियाँ होती है अपने शरीर में, धमनियाँ और शिरा होती है। मानव का जो शरीर का जो रक्त होता है हृदय के द्वारा पंप किया जाता है, धमनियों के द्वारा शरीर में बहता है, शिराओं के द्वारा वापस हृदय तक आता है। तो जो धमनियों में शरीर में रक्त को पंप किया जाता है, तो जिस दाब के साथ में, मान लो धमनियाँ है, इसमें रक्त बहेगा, मान लो हृदय यहाँ पर हृदय पंप कर रहा है, इस रक्त को यहाँ से हृदय है, तो यहाँ पे हृदय रक्त को पंप करेगा यहाँ से, तो धमनी में जैसे रक्त जाएगा धमनी में, तो इसकी दीवारों पर कुछ प्रेशर लगेगा, ये दीवारें हैं, इसमें कुछ दाब लगेगा, प्रेशर लगेगा, वैसे ज़्यादा फोर्स के साथ जाएगा इसमें रक्त। तो धमनी की दीवारों पर जो रक्त जब दाब लगाता है, जब वो हृदय से जाता है आगे पंप किया जाता है, तो जब वो दाब लगता है धमनियों की जो दीवारों पर, उसे कहते हैं रक्तदाब या रक्तचाप। एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 mm of Hg मिलीमीटर मरकरी, 120/80। जो दो प्रकार का होता है, 120 जो होता है वो होता है सिस्टोलिक, बोलते हैं इसको सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 जो होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके बारे में विस्तार से मैं हृदय वाले जो अपन पढ़ेंगे, कार्डियक सिस्टम पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र से पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे विस्तार से। तो अभी यहाँ याद रखें आप, डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी 120 और डायस्टोलिक 80। हृदय का संकुचन और शिथिलन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो पढ़ेंगे हृदय के बारे में विस्तार से, वहाँ पढ़ेंगे। और अब लेकिन अभी याद रखें 120 mmHg होता है सिस्टोलिक बीपी, 80 होता है वो डायस्टोलिक बीपी। 120/80 mmHg सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है। इससे अब मान लो अगर 90 से कम आ रहा है, 90 mmHg से कम आ रहा है, तो वो बीपी का लो होना बोलते हैं उसको। अगर मान लो यहाँ पर 160 से ज़्यादा आ रहा है, 160 से ज़्यादा आ रहा है बीपी किसी व्यक्ति का, 160 mmHg, तो उसे अपन बोल सकते हैं हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। तो ये रक्तचाप के बारे में था, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप किसे कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक थे आज के। अभी लास्ट टॉपिक रह रहा है जो बारे में बात करेंगे, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। लास्ट टॉपिक चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है, 2 मिनट के 5 लगेंगे उसमें। सबसे पहले आपको बता देना चाह रहा हूँ कि बहुत कम लोग अभी जुड़ पा रहे हैं इससे लाइव से हमारे, इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि अधिक से अधिक जो अपने क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को बोलें कि लाइव क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। हमारे फेसबुक पेज पर शिवा सेकेंडरी स्कूल के नाम से जो हमारा पेज बना हुआ है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे हमारा चैनल है शिवा सेकेंडरी स्कूल, खेड़ा डिमोदा रेलवे स्टेशन, उस पर भी लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल जो है अपना आगे से आगे बढ़े और ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे अपने चैनल पर, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन सीधा यूट्यूब पर लाइव कर सकते हैं। तो वो अपना एक प्रयास रहेगा। तो अधिक से अधिक आप इसको ज्वाइन करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और व्हाट्सएप पे ग्रुप आपको पता है, अपने ग्रुप पे सारे लिंक वगैरह, यूट्यूब लिंक वगैरह मिलती हैं आपको, तो वहाँ पर रेगुलर स्टडीज करते रहें। ये देखिए PFA एक्ट टॉपिक है, PFA एक्ट 1954 प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, खाद्य पदार्थों में खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण
अधिनियम, PFA एक्ट से बोलते हैं, खाद्य पदार्थों में अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। तो इसमें क्या होता है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है उसको रोकने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया, एक कानून बनाया, उसका नाम PFA एक्ट 1954 में पारित किया गया था। इसके तहत अगर मान लो, पहली बात तो मिलावट क्या होती है, तो जो भी अपन एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, खाने योग्य पदार्थों में जो भोजन की जो सामग्रियाँ होती है उनमें बाहर से कुछ चीज़ों का मिलाना, चाहे वो सस्ती हो या निम्न क्वालिटी की हो, उनको मिलाना और जो खाद्य पदार्थ है उसकी मात्रा को या गुणवत्ता को बढ़ाने या घटाने का प्रयास करना, जो कि दुकानदार लोग करते हैं, उसे अपन कहते हैं मिलावट या एडल्ट्रेशन। तो उससे कहते हैं खाद्य पदार्थों में मिश्रण करना या मान लो मिलावट करना, मिलावट इसे बोलते हैं सिंपल सी। तो उस मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया है, इसे बोलते हैं PFA एक्ट, 1954 में पारित किया गया था इसको, इसलिए इसका नाम हो गया PFA एक्ट 1954। इसमें सरकार ने कुछ नियम और कानून बनाए हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लिए कुछ अलग से नियम दिए हैं, उसके बारे में बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इसमें साथ इतना काफ़ी है, कल उसके बारे में बात करेंगे विस्तार से। और अपन तो ज़्यादा जो भी टॉपिक हो चुके हैं आप उनको अध्ययन करें, रिवाइज करें, इनको पढ़ें, और PFA एक्ट को कल अपन दोबारा रिवाइज करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ बने रहिए। तो अगली क्लास अपनी स्टार्ट होगी मैथ की कुछ देर बाद में 11 बजे के लिए। तब तक आप इनको देखते रहिए, अपने ज़्यादा और लाइव को बराबर देखें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ में, सबको बोलें। ठीक है, आगे इतना काफ़ी, थैंक यू। क्लास का शेड्यूल वही है 10 से 11 बजे तक, 11 से 12, 12 से